नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों की। विशेष तौर पर अब आपको दिखाएंगे रूस का कजान शहर किस तरह से तैयार है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने के लिए उत्सुक हैं, यही बात उन्होंने कही है। और बात होगी रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता की, दूसरी द्विपक्षीय वार्ताओं की, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के सियासत की भी। इंडी गठबंधन की आपसी रार थमने का नाम नहीं ले रही है, इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में देखेंगे हेडलाइंस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी ने कजान में की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। समस्याओं के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान पर दिया जोर। पुतिन ने कहा, हमारे बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी। कजान पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। कल ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर होगी सदस्यों के बीच चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक की जेपीसी बैठक में जोरदार हंगामा। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ी। समिति ने बनर्जी को एक सत्र के लिए किया निलंबित। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडी गठबंधन में जारी है सियासी रार। दोनों राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच अब भी नहीं बनी सीटों के बंटवारे पर बात। महाराष्ट्र में जारी है बैठकों का दौर। और बंगाल और ओडिशा में दाना चक्रवात को लेकर अलर्ट। 24 अक्टूबर की रात को ओडिशा के तट के पास पहुंचेगा दाना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। रूस का कजान शहर इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी बुधवार से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के साथ कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर दोहराया कि संघर्ष के बजाय समाधान तलाशना बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी तनाव को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कजान में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस की द्विपक्षीय यात्रा की थी। उसके बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि समय युद्ध का नहीं है। वहीं मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय पक्ष विकासवाद और ग्लोबल साउथ की आवाज को बहुपक्षीय मंचों पर बुलंद करना है। ब्रिक्स के बढ़ते दायरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी आशान्वित हैं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष ने विश्व की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। असर विकासशील और ग्लोबल साउथ के देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक मंचों पर प्रयासरत है कि समस्या का समाधान हो और दुनिया
सहयोग और मानवता की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कजान से आरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कजान में भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। कजान में भारत का उच्चायोग जल्द ही खुलेगा। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ही की थी और उच्चायोग खुलने से रूस और भारत के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य औपचारिक स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया। संस्कृत के श्लोक हरे राम हरे कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गर्मजोशी से भरा पूरा माहौल और इन सब के बीच भारत रूस के पारस्परिक संबंधों की मजबूत झलक। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच बड़े उत्साह के साथ पहुंचे, सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। रूस में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए एक और उच्चायोग कजान में खुलेगा। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं ने उच्चायोग को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में विकसित हुए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल तकनीक के आदान प्रदान में भी ये साझेदारी प्रगाढ़ है। वहीं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देश साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। कजान से अरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री मोदी बुधवार से शुरू हो रहे इस 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में है। भारतीयों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया है और प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने को लेकर उत्सुकता भी जताई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये क्यों ब्रिक्स जो इस बार का 16वां शिखर सम्मेलन है, किन मायनों में महत्वपूर्ण है और अब तक ब्रिक्स में क्या कुछ आगे बढ़ा है, किस तरह से ब्रिक्स लगातार जोड़ने का काम कर रहा है। अपने गठन के बाद से लेकर ब्रिक्स समूह ने जहां सदस्यों के बीच सहयोग पर काफी प्रगति की है, तो ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिसका फायदा अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बैंक के माध्यम से विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सदस्य देशों के लिए एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों को आपातकालीन स्थितियों में विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की वकालत की है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, व्यापार संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। ब्रिक्स समूह IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। ब्रिक्स ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नेटवर्क शामिल है। ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी मिलकर काम किया है। इस दिशा में ब्रिक्स आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर देता रहा है। ब्रिक्स देश डॉलर पर वैश्विक व्यापार में निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर विचार कर रहा है और 2 सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है।
पिछले साल 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन काफी खास रहा था। 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन के बड़े फैसलों की बात की जाए तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह के विस्तार का फैसला किया गया और 6 सदस्यों को शामिल करने की पहल हुई, जिनमें से 5 सदस्य इस बार ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने का फैसला किया गया था। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे सोच रही है कि ब्रिक्स को दुनिया के विभिन्न इलाकों तक विस्तारित किया जाए। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास पर तेजी से काम करने की बात कही गई है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी के पहल पर ब्रिक्स देशों के बीच एक अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के गठन का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति बनती नजर आई है। ब्रिक्स के मंच पर महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो स्वास्थ्य में साझा शोध पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स देशों ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर खासा फोकस किया ताकि सप्लाई चेन को निर्बाध रखा जा सके। अपने 15वें शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स कई बड़े पड़ाव हासिल कर चुका है, तो ऐसा आधार तैयार किया गया है जिसके द्वारा भविष्य में बड़े परिवर्तन लाए जा सके। अब विस्तारित ब्रिक्स समूह इस बार जिन बड़े फैसलों को लेगा, उससे भविष्य में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के हित को संरक्षित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, कजान, रशिया। तो ब्रिक्स क्या संदेश देगा दुनिया को और क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं और उसके साथ ही साथ निगाहें इस बात पर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे हुए हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इस दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। रूस के साथ उनके द्विपक्षीय बैठक हुई है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में, और बेहद महत्वपूर्ण ये रही है बैठक। और इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि भारत के साथ में रूस की जो मित्रता है वो अटूट रही है। भारत रूस सशक्त साझेदारी, अटूट मित्रता। द्विपक्षीय जो बातचीत है उसकी बात करें, पिछले 3 महीने में 2 बार रूस आना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर कही और कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों देश लगातार इस संघर्ष को लेकर के बातचीत करते रहे कि कैसे इसका खात्मा किया जाए। समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो, ये भारत पहले भी कहता रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि युद्ध का समाधान, युद्ध का ये समय नहीं है, शांति का खोजी जानी चाहिए और शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का समर्थन कर रहा है भारत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक बार फिर उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो है उसकी बात करते रहते हैं, मानवता की बात कही है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि जो सारे प्रयास हैं वो मानवता को समर्थन देते हैं और ऐसे में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि शांति के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई में हमारे बीच बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। ये राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा और कहा कि जो हमारी चर्चा है, टेलीफोन पर भी कई बार हमारी बातचीत हुई है और ये जो चर्चा है हम इसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जो हमारे बीच का संबंध है, जो व्यापार है, जो दूसरे मुद्दे हैं, उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। हमारे बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है और ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो हमारे बीच में स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो साझेदारी है, इसको हम और आगे एक स्टेप लेकर जाएंगे। पहले की तरह से जो रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ करेंगे। हमारे विदेश मंत्री लगातार संपर्क में रहते हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच में जो संवाद है वो लगातार बना रहता है, विदेश मंत्रियों के माध्यम से, जो दूसरे चैनल्स हैं उनके माध्यम से, और हमारा व्यापार भी लगातार आगे बढ़ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को भी राष्ट्रपति पुतिन ने रेखांकित किया अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें। अगर हम भारत रूस के सशक्त साझेदारी की बात करें, जो हम जिस अटूट मित्रता की बात
कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्राओं की बात करें तो जुलाई में 2015 में उन्होंने पहली बार रूस की यात्रा की थी बतौर प्रधानमंत्री, और फिर दिसंबर में 2015 में वो दोबारा रूस गए। तो लगातार जो है वो यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मई 2017 में उन्होंने रूस का दौरा किया था, और इसके साथ ही साथ मई 2018 में, उसके अगले वर्ष, वो एक वर्ष के बाद फिर से रूस का उन्होंने दौरा किया। सितंबर 2019 में वो रूस गए। सितंबर 2019 के बाद फिर जुलाई 2024 में वो रूस गए। और इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस बीच में जो कोविड का काल था, उस दौरान भी जो ऑनलाइन वार्ताएं थी वो लगातार दोनों देशों के नेताओं के बीच में और दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होती रही। व्लादिमीर पुतिन के साथ बीते 10 वर्षों में 16 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जगहों पर 16 बार पिछले 10 वर्षों में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो मित्रता की जो एक का जो पैमाना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। 3 वर्षों में दोनों नेताओं के बीच 11 बार फोन पर बातचीत हुई है। तो कभी भी ये जो मित्रता का लेवल है कि कभी भी कोई भी इशू होता है तो फोन उठाकर आपस में बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा अगर द्विपक्षीय व्यापार की करें, व्यापार एक बड़ा फोकस रहता है किसी भी देश के बीच में। दो देशों के बीच में 65.70 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार इस वक्त है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। तो 65.70 बिलियन डॉलर का व्यापार रूस और भारत के बीच में है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर है। इसके साथ ही साथ रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश रहा है। इस बात को आपको ख्याल होगा कि जब तमाम देशों का तमाम प्रेशर भी था, उसके बावजूद भारत ने लगातार जो कच्चे तेल की आपूर्ति थी वो रूस से की थी। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड है वो किस लेवल पर पहुंचा है। हाईएस्ट लेवल पर फिलहाल लगभग 66 बिलियन डॉलर पर है, और उसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो ये जो जिस अटूट मित्रता की बात कही जा रही है वो परिलक्षित होती है, साफ तौर पर दिखाई देती है। अब हम ब्रिक्स संगठन की बात करते हैं। ब्रिक्स की हमने बात कही है। क्या है ये ब्रिक्स संगठन? दुनिया के 9 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इनमें से 4 देशों ने अभी रिसेंटली 2023 में ज्वाइन किया है, और उसके पहले ये 5 देशों का संगठन था, इसलिए इसका नाम BRICS। तो ब्रिक्स के नाम से था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके मूल सदस्य हैं। दरअसल 2006 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ये ब्रिक्स का विचार दिया था, और उस दौरान साउथ अफ्रीका तब उनके जहन में नहीं था, और ब्राजील, रूस, भारत, चीन को साथ आने का ब्राजील इसमें विचार दिया गया था। तो ये 4 देश एक साथ सामने आए थे। चारों देशों के लिए ये शब्द जो ब्रिक है वो गढ़ा गया, और BRIC इसका जो चारों देशों के नाम का शुरुआत है उससे होता है। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी, और तब ये 4 देशों का समूह हुआ करता था। लेकिन दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का नया सदस्य बना, और उसके साथ ही BRIC में साउथ अफ्रीका का नाम S भी जुड़ गया। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद समूह ब्रिक्स के नाम से जाना गया। तो ब्रिक्स समूह कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, इसको समझने की भी जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स नाम दिया गया, और अब इसमें 9 देश इसके सदस्य हो चुके हैं। 2023 में 40 देशों ने जताई थी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा, और लगातार ये जो आवेदन है वो मिल रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं। 2023 में ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 4 नए देश शामिल हुए हैं। 4 नए देश ब्रिक्स के अब सदस्य बन गए हैं, और इस तरह से ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह हुआ करता था वो अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE जो ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं, उनके साथ में ही ये 9 देशों का संगठन बन गया है। ब्रिक्स अब 9 देशों का संगठन है, और इसकी ये जो 16वीं बैठक है इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो 4 नए देश हैं इनके साथ में ये 16वीं बैठक होने जा रही है, और ये पहली बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा इसमें अहमियत है, क्योंकि इसमें जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका भी ये 27% है, जो आबादी है उसका 44% है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा गेम चेंजर ब्रिक्स शामिल हो सकता है। तो फिलहाल इस पर आगे भी हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना।
असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। भारत और रूस के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है और जिस तरह की जो मित्रता है उसकी, और यही आज हमारे विशेष का विषय है, भारत रूस सशक्त साझेदारी अटूट मित्रता। ये आज हमारे विशेष का विषय है, भारत रूस सशक्त साझेदारी अटूट मित्रता, और इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारत रूस सशक्त मित्रता अटूट साझेदारी अटूट मित्रता पर बातचीत करने के लिए एम्बेसडर SR तायल, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। एम्बेसडर तायल, बहुत स्वागत है आपका। अतुल अनेजा, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और एम्बेसडर तायल, अगर आपके साथ शुरुआत करें, आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, भारत रूस के जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन का आपने सुना। उन्होंने कहा कि स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो है वो रणनीतिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, और इसको और आगे ले जाएंगे। किस तरह से आकलन करें इस स्टेटमेंट का? देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पुतिन तो 2001 से रूस के नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी 2014 से भारत के नेता हैं जी। और दोनों ही इस साल इलेक्शन जीतकर दोबारा अपने देश के नेता के रूप में आए हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच में तो मित्रता है ही। वो तो आप 50 के दशक से देखें, खुर्शीद बुल्गारियन यात्रा, या 71 में जो बांग्लादेश की उस समय सोवियत यूनियन ने मदद की, तो एक हिस्ट्री है। पर उसके ऊपर जो पिछले 10 साल में और जो काम हुआ है, वो बहुत ही एक नींव पड़ी हुई है कि किस तरह पॉलिटिकल संबंध तो हैं बहुत अच्छे, उनको इकोनॉमिक डायरेक्शन भी दी जाए। और इसमें जैसा अभी आपने भी कहा कि $65 बिलियन ट्रेड हो गई है, जो हमेशा 10 बिलियन के आसपास रहती थी। तो एक रास्ता तो ये है। ब्रिक्स का भी जो इस समय महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो इकोनॉमिक ज़्यादा है। जैसे इसकी जब भी इसका 2006 से 2008 से इसका गठन हुआ जी, पर जो हमने देखा किस तरह से गले मिलके प्रधानमंत्री का स्वागत किया राष्ट्रपति पुतिन ने, और एक बॉडी लैंग्वेज हमने देखी कि किस तरह दोनों नेताओं के बीच में एक कम्युनिकेशन है, एक कॉन्फिडेंस है, एक रेस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति। तो ये भारत और रूस के जो संबंध हैं, जो बहुत प्रगाढ़ हैं, जो बहुत हिस्ट्री में कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने या रूस ने भारत के खिलाफ किसी भी चीज में कभी भी कुछ किया हो। ना भारत ने कभी भी सोवियत यूनियन के लिए खिलाफ पहले जी या रूस के खिलाफ अब भी किया हो। पूरी दुनिया, हम सब यूक्रेन का युद्ध जानते हैं, पर जिस तरह से भारत ने एक बहुत प्रिंसिपल स्टैंड लिया और प्रिंसिपल की बात की, हमेशा UN चार्टर की भी बात की,
और हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का युग इरा नहीं है, युग नहीं है, और राष्ट्रपति पुतिन ने उसका पूरा सम्मान किया। इस तरह आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के युद्ध में अभी पीस और स्टेबिलिटी के लिए अगर भारत कोई रोल प्ले कर पाएगा तो भारत उसके लिए तैयार है जी। तो अगर द्विपक्षीय जो संबंध है उस तरफ से देखें, ब्रिक्स के उसका आगे का क्या रूप होगा उसके संबंध में देखें, या जो इस समय प्रगाढ़ समस्या जो सबसे ज़्यादा यूक्रेन की है जिसमें रूस सम्मिलित है जी, उसको देखें। मैं समझता हूँ तीनों में जो ये पब्लिक स्टेटमेंट दिए हमारे प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति पुतिन ने, तो खैर यूक्रेन का जिक्र नहीं किया, पर मैं समझता हूँ कि फॉर्मली डिक्लेरेशन में जो कजान से निकलेगा उसमें कोई सेंटेंस यूक्रेन के लिए अवश्य होगा जी। पर इनफॉर्मल वार्तालाप जो होगा, देश दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं जी, उसका जरूर एक बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रभाव पड़ेगा जब ये युद्ध खत्म होने का समय आएगा और दोनों देश यूक्रेन और रशिया को आस पास लाने का जब भी जो काम होगा उसमें भारत एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि भारत ही और एक दो देश और हैं जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं उनसे भी कभी भी बात कर सकते हैं। फोन पे आपने कहा 16 बार बात हुई 3 साल में राष्ट्रपति पुतिन से, और राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं। तो भारत की एक अपना सम्मान है विश्व में, एक अपना स्थान है, और प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना व्यक्तित्व है, उनका एक अपना स्टेटस है और जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, और उसका लाभ कहीं ना कहीं कुछ समय बाद अवश्य मिलेगा यूक्रेन रशिया युद्ध को समाप्त करने में। ठीक है। अतुल अनेजा जी, आपसे अगर हम ये समझना चाहें जिस तरह से जो ये जियो पॉलिटिक्स है, हमारे साथ हमारे संवाददाता आरेंद्र भी कजान से जुड़े हुए। आरेंद्र, आपके पास आ रहे हैं। उससे पहले अतुल अनेजा जी, जो इस वक्त की जियो पॉलिटिक्स है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, यूक्रेन है, हमारे सभी के साथ में बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन इन रिश्तों को बनाए रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। और ऐसे में रूस के साथ ये प्रगाढ़ रिश्ते, अभी जिस तरह से एम्बेसडर तायल ने कहा कि ये एक तरह से विन विन सिचुएशन इस लिहाज से भी हो सकती है कि भारत इन समस्याओं को दूर करने में जिस तरह से जो संघर्ष चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन अपना पक्ष बरकरार रखने के लिए ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन जैसी दिखती है। क्या कहेंगे आप? निखिल जी, भारत समझता है कि दुनिया नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें एक पोल अमेरिका होगा, इंडो पैसिफिक होगा, यूरेशिया आएगा, उसमें रूस की भूमिका रहेगी। इस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर है और उसको इस वक्त एक एवोल्यूशन की स्टेज पे है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर जी। भारत ने G20 की जो अध्यक्षता की थी उसमें बड़ा क्लियरली बोला था कि हम एक ब्रिज बिल्डर का काम करेंगे जी, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को जोड़ेंगे और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेंगे। इसलिए हम किसी पर्टिकुलर मेरिट पे जाएंगे, अपने हित को देखेंगे, एनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे और सबसे एंगेज होंगे। और वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये हमारा एक डॉक्ट्रिन है वासुदेव कुटुंबकम। तो ये पैरामीटर्स के अंदर चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, उनके साथ हम मिलके जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध का है जी। मुझे लगता है कि हम अब जैसे प्रधानमंत्री पहले रूस गए थे, फिर उसके बाद यूक्रेन गए थे, और जो अमेरिका में स्टेटमेंट दिया था कि विश्व की अब कोई भी समस्या होगी उसके हल में भारत जरूर उसके बीच में आएगा। एक तरह से ग्लोबल पटल पे भारत आ चुका है। ये खासकर से हम नवंबर 2023 से देख रहे थे और ये भूमिका भारत की बढ़ी जा रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता आपको साइड्स लेने की जरूरत है, दुनिया को जोड़ना है और भारत का रोल उसमें बड़ा क्लियर है क्योंकि हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। तो इसलिए मुश्किल नहीं है कि एक तरह से आपको साइड्स लेनी है, बल्कि आपको एक लीडरशिप देनी है क्योंकि विश्व में समस्या है, समस्या समाधान नहीं हो रहा, हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये आगे बढ़ के कहना, ये हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने तरीके से प्रधानमंत्री उसको लीड कर रहे हैं इस बात को। हम दुनिया को एक साथ इकट्ठा चलने के लिए कर रहे हैं और वो भूमिका हम निभाएंगे। हमारा डॉक्ट्रिन अलग है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हमारा डॉक्ट्रिन अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है, और जिस तरह से आपने कहा कि दुनिया को लीड करने की बात है। हमारे संवाददाता आरेंद्र इस वक्त कजान से जुड़े हुए हैं। आरेंद्र, सारे अपडेट्स जो आज के रहे हैं
वो तो आप हमको देंगे ही, कल की तैयारियों के बारे में बताएंगे और जिस तरह से भारत रूस के संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं, कितना हम आए हैं, कितना हमें जाना है, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं रूस के साथ में और हम उस पर जिसको कहते हैं कि तेजी से और आगे बढ़ रहे हैं, रिश्तों को और सुदृढ़ भी करना है। बिल्कुल निखिल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बात आप कह रहे हैं कि दशकों पुराने भारत और रूस के संबंध है, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व एक उसमें बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। आज की भी द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है ग्लोबल हेडलाइन अपने आप में ये सीधे तौर पर बनती है जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में सीधे संघर्ष से शांति के समाधान की अपील करते हैं और भारत की ओर से हर संभव मदद की पेशकश करते नजर आते हैं और शांति का समर्थन करते हैं। कमोवेश आज के समय में कोई वैश्विक नेता नहीं है जो इतनी बात साफगोई से राष्ट्रपति पुतिन के सामने कह सके और शायद यही एक बड़ी खासियत है जो पीएम मोदी को अन्य वैश्विक नेताओं से एक और उच्च दर्जे तक लेकर जाती है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में विश्व शांति के ध्वजवाहक के रूप में रहा है और यही बात आज हमको इसमें दिखाई भी पड़ी है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं के समाधान पे हम लगातार चीन के साथ में बातचीत में एंगेज थे और हमने देखा कि कल और आज के जो घटनाक्रम रहे भारत और चीन के पक्षों के द्वारा उन्होंने एक तरीके से एक सहजतापूर्ण एक स्वीकारा है कि हाँ हम जो गलवान जो कुछ भी हुआ था उससे पहले 2020 की स्थिति से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये भारत शांति के रास्ते से, संवाद के रास्ते से समाधान की ओर जाने का एक रास्ता बताता नहीं बल्कि करके भी दिखाता। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी का, कि कैसे वो समस्याओं के समाधान में संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने की बात करते हैं। दूसरी चीज आपने कही कि आज के बाकी अपडेट्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक एक तरीके से चल रही है। उसमें क्या कुछ निकलता है वो भी हमको कुछ देर में पता लगेगा। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि जिस प्रकार के दो बड़े संघर्ष दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन शांति और समाधान की बात जब होती है तो दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही, प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रही, क्योंकि कैसे समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ा जाए भारत उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसका जिक्र आपके मेहमान भी कर रहे थे। जी, कल के लिहाज से बात की जाए तो कल जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है तो उसमें हम जानते हैं जो थीम है इस बार की वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद की मजबूती। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप देने के लिए लगातार भारत लंबे समय से प्रयासरत रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में भारत ने लगातार और तेज गति से काम किया है। ब्रिक्स के मंच पर भी हम उसी गति को देखेंगे जहां पर ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग के साथ न सिर्फ हम वैश्विक व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी कि ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के बीच में भी हमारा सहयोग बढ़े और ये सहयोग सिर्फ कागजों तक ना हो बल्कि जमीन पर भी बेहतरी से उतरे, जिसका फायदा सदस्य देशों को मिले बल्कि दुनिया की भलाई के लिए भी इस्तेमाल हो सके। निखिल, बिल्कुल दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके और कल निश्चित तौर पर दुनिया की निगाहें होगी जब 9 देशों के नेता मिल बैठेंगे और किस तरह से मुस्तकबिल, जब आपने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों का जो दुनिया के विकास की बात है उस पर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। एम्बेसडर तायल, जब हम भारत और रूस के संबंधों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर इतिहास साक्षी है कि चाहे वो जो रक्षा से जुड़े हुए जो हमारे जो नेगोशिएशंस रहे हैं या जो वास्तव में जो हमारे समझौते रहे हैं या उसके अलावा ऊर्जा से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों पर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन इस बार हमने देखा है कि तमाम प्रेशर्स के बावजूद जिस तरह से कच्चे तेल की खरीदी की बात रही हो या जो दूसरी चीज़ें रही हो, उसमें जिस सुदृढ़ तरीके से भारत ने अपना स्टैंड लिया है, ये आपको लगता है कि ये सिर्फ व्यापार से ही जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक अपनी बातों को सुदृढ़ तरीके से, अपनी चीज़ों को सुदृढ़ तरीके से रखने की भी बात है और रूस के साथ खड़े होने की भी बात है, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं दिया भारत ने। देखिए, हर देश की जो भी विदेश नीति होती है वो उस देश के इंटरेस्ट में होती है। ये बार बार कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है और विदेश मंत्री ने भी कहा है, और उसमें दूसरे देशों के साथ उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, वो अलग इंटरेस्ट है, पर आप कहाँ तक अपने इंटरेस्ट और दूसरे देशों के इंटरेस्ट को अलाइन कर सके और जहाँ डिफरेंसेस हो उनको नैरो कर सके, यही विदेश नीति का पूरा उद्देश्य रहता है। जी। तो जिस तरह भारत ने रूस के साथ, देखिए ईरान के साथ हमने तेल लेना बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ कुछ अलग इक्वेशंस थी, अलग समीकरण थे जी, पर रूस के साथ हमने तेल बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं और विश्व ने उसको समझा। पहले थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ
पर हमारे पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पूरे अमेरिका को, वेस्ट को कन्विंस किया कि देखिए, अगर भारत रूस से तेल नहीं लेगा तो पूरे विश्व में तेल का प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। उसमें आपके देश के नागरिक ही फिर पीड़ित होंगे। और तो किस तरह आप अपनी जो समस्या है उसको दूसरे की समस्या भी बनाएं और उनको कन्विंस कर सके। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह, और हमारा तो रूस से तो कोई बहुत ही अच्छे मित्रता के संबंध है, तो हमने हमेशा उनसे ऑयल खरीदा है। तो मात्रा उसकी अब बढ़ गई है। उसका अब दूसरी चीज ये है कि उसका पेमेंट कैसे किया जाए। मैं समझता हूँ कि उस पर भी बहुत बातचीत चल रही है और तरह तरह के नए नए ऑल्टरनेटिव्स उसमें ढूंढे जाएंगे। और ये ब्रिक्स का भी एक ये जनरल मुद्दा है, जो डी डॉलराइजेशन की जो बात हो रही है, कि किस तरह कुछ देश पूरे विश्व का जो बैंकिंग ढांचा है, मनी ट्रांसफर का ढांचा है, उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। और प्रिंसिपल, अगर ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ना है और देशों को आगे बढ़ना है, तो इस तरह का जो भी तंत्र है, किस तरह से मनी ट्रांसफर दुनिया में होता है, उसमें ग्लोबल साउथ का, भारत का और देशों का अधिक रोल होना चाहिए। तो कहता हूँ कि काफी इंटरेस्ट अलाइंड हैं और इसमें शायद कल समिट में कुछ नए सुझाव आने की उम्मीद है। तो भारत और रूस के संबंध बायलैटरल तो हैं ही और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और किस तरह से भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी ही नहीं रखा, बल्कि उसकी मात्रा को बहुत बढ़ाया भी। पर उस जो $60 या जो भी वेस्ट ने थोड़ी बहुत कुछ लिमिट्स जो लगाई, भारत ने उसका भी सम्मान किया। तो हमने बहुत अच्छी तरह, जो ऐसा हमारी नीति है, इकोनॉमी की है, मल्टी डायरेक्शनल है, हर देश को, हर मित्र को साथ लेकर भारत ने ये पॉलिसी बनाई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया एम्बेसडर तायल आपका, अतुल अनेजा जी आपका और आरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ से हम जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार बायलैटरल्स भी हो रहे हैं, कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो द्विपक्षीय बातचीत की हैं। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ में द्विपक्षीय बातचीत, और ये बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि इजरायल के साथ में जिस तरह का एक तनाव ईरान के साथ में चल रहा है, और अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि भारत की ओर दरअसल एक जो शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जब बात होती है तो उसमें भारत सामने आता है, और भारत का जो अपना डॉक्ट्रिन है, जो अपना सिद्धांत है, वो शांति के साथ आगे बढ़ने का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है। और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये मुलाकात जो है, द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसको इसी लाइट में देखा जाएगा। हालांकि जो दो देशों के रिश्ते होते हैं उनमें तमाम सारे और भी चीज़ें होती हैं, व्यापार वाणिज्य से जुड़ी हुई। तो ये जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय जो बातचीत है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल होगी और उसकी साइडलाइंस पर जिस तरह से आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता हुई और अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के साथ में ये जो बातचीत हुई है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, भारत की स्थिति को भी दर्शाती हैं और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनके बारे में भी बताती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कजान से ये तस्वीरें आई हैं और ये अपने आप में ये दर्शाती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की ओर विश्व देख रहा है। जब इस बात को कहा जाता है तो ये जो तस्वीरें हैं, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि भारत की जो मौजूदगी है, जो भारत की उपस्थिति है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो बेहद महत्वपूर्ण वार्ता ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में।
और आगे बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी संग्राम की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड का सियासी संग्राम, तो किस तरह से इंडी गठबंधन का जो रार है वो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए और इंडी झारखंड और महाराष्ट्र में आमने सामने। महाराष्ट्र और झारखंड का सियासी संग्राम हम आपको दिखाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात चुनावी राज्यों की सियासत की। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन शुरू हो गया है और इसी के साथ गठबंधन की सियासत में आपसी रार भी चरम पर देखने लगी है। लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन एक बार फिर इन दो राज्यों में आमने सामने है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में के जो दल है उनमें जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सीटें को बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस सब के बीच महाविकास अघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के मुताबिक 25 से 30 सीटों के बंटवारे में दिक्कत है। वैसे खबर ये है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीट को लेकर तनातनी चल रही है। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए उसे ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में अब दोनों के बीच के तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार सामने आए हैं। मंगलवार को उधर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात को सौंपी, तो थोरात ने पहले शरद पवार से मुलाकात की और फिर वो मिलने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे से। दोनों मुलाकातों के बाद कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट दोनों का कहना है कि बैठक अच्छी रही और सीट बंटवारे का मसला जल्द हल हो जाएगा। बहुत सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा जो कुछ जगह का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है। कितनी सीट को लेकर सर दिक्कत? नहीं इतने ज्यादा नहीं, इसमें बहुत थोड़े सीट से। क्या कब तक मामला सुलझ जाएगा? जल्दी सुलझना पर इसको लिमिट है, टाइम लिमिट है ना हमारे पास। कब तक टाइम लिमिट दिया सर? टाइम लिमिट 29 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। इसका मतलब इसका जल्दी करना पड़ेगा। कांग्रेस की चर्चा बाला साहब थोरात साहब यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव हुई है। पवार साहब खुद इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया तई है। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है,
इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी के नेता भले ही सब कुछ सुलझ जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी और तथाकथित उनके सहयोगी दल हैं, उनमें सहयोग कम और लड़ाई ज्यादा दिखती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें, सेवा भाव से हमें काम करना है, एक एजेंडा करना है, सब मिलके जो है देश सेवा में लगेंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। बातें और मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है कि क्या कहीं सीट बंटवारे के घमासान का असर महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक समीकरण पर न पड़ जाए। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक में जेपीसी की बैठक में क्या कुछ हंगामा हुआ। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई जेपीसी की बैठक में एक बार फिर से हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। इससे कल्याण बनर्जी को खुद भी चोट लग गई, लेकिन उनके इस आचरण के लिए उन्हें एक दिन के लिए, एक सत्र के लिए दरअसल निलंबित कर दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मंगलवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। जेपीसी की बैठक में विचार विमर्श के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की बैठक के दौरान जब जस्टिस इन रियलिटी कटक और पंचसखा बानी प्रचार मंडली कटक के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे, उस समय बैठक में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बिना बारी के ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कई बार अपनी बात रख चुके थे, लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर से बोलने का प्रयास किया तो भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस पर विरोध जताया। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी और जोरदार बहस हुई। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान ही कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल को टेबल पर पटक कर फोड़ दिया। इससे कल्याण बनर्जी को चोट भी लग गई। इसके बाद उन्होंने बोतल के टूटे हुए हिस्सों को चेयरमैन की तरफ उछाल दिया। इस घटना के बाद तुरंत ही जेपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद जेपीसी की बैठक फिर से शुरू हुई। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। बाद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनके व्यवहार के लिए जेपीसी की बैठक से निलंबित कर दिया गया, यानी वो जेपीसी की अगली बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। जेपीसी की बैठक में 7 के मुकाबले 9 वोटों के अंतर से ये फैसला किया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कल्याण बनर्जी के व्यवहार को अशोभनीय करार दिया। इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। कमेटी ने एक दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया है क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इससे पहले सोमवार को भी बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया।
इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए। इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से सवाल भी उठाए गए, जिस पर दोनों तरफ के सांसदों के बीच तीखी तकरार भी हुई। दरअसल वक्फ संपत्तियों के विनियमन, प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का आसान समाधान करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया था। हालांकि बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। नई दिल्ली से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी जेपीसी की बैठक में हंगामे से जुड़ी हुई खबर। और आगे बात करेंगे चक्रवाती तूफान दाना का खतरा किस तरह से बना हुआ है। चक्रवाती दाना का खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर बना हुआ है। क्या कुछ है इस खतरे में, बताएंगे आपको आगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात चक्रवाती तूफान दाना की। इसके बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। Impact will be there, strong wind will be there, heavy to very heavy, extremely heavy rainfall is likely. Fishermen total suspension of fishing activity from today onwards till 25th of October, and warning signal has been hoisted for the all ports of Odisha state. इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक की और जनता को आश्वस्त किया कि सरकार संभावित खतरे के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी प्रशासन ने तूफान से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। Preemptive measures have been taken for the entire state. All the concerned departments have had their reviews. Honorable Chief Minister has also taken a review. हम लोग 85 टीम मौजूद करेगा। ये टीम में हमारा जो स्टेशन है वो स्टेशन का बोला है, ये 85 स्टेशन में हम लोग की टीम रहेगा। ओडिशा में सुरक्षा के मद्देनजर NDRF और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रशासन ने ओडिशा के कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। इम्पेंडिंग साइक्लोन दाना के लिए हमारा फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है। हमने सारा फील्ड टीम्स एवं सारा लाइन डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी अलर्ट कर चुके हैं एवं सारा साइक्लोन शेल्टर्स हमारा जो है टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर्स एवं परमानेंट साइक्लोन शेल्टर्स सारे जगह पे बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल दी मशीनरी सफिशिएंट क्वांटिटीज रहे कि नहीं एवं फंक्शनल कंडीशन रहे कि नहीं, इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। जो है एज पर स्ट्रेंथ के हिसाब से फुल स्ट्रेंथ के साथ में हमारे यहाँ पे 2 टीम आई है। जितने भी जो है इक्विपमेंट है
सारे इक्विपमेंट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद जो भी डायरेक्शन या गाइडलाइंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 25 अक्टूबर तक ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ नाइट के अंत में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पानी की मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पानी अत्यंत जरूरी है। साथ ही उन्होंने 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के आने के बाद से ग्रामीण समाज के 78% लोगों के पास पानी पहुंचा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने अक्टूबर 2024 में 1000 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने की शुरुआत की गई। ये केंद्र देश के लगभग सभी जिलों में फैले हुए हैं। जन औषधि केंद्रों की वृद्धि 10 वर्षों में 170 गुना से अधिक हुई है। अब इसकी संख्या 14,000 से अधिक हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक समारोह में लोगो लॉन्च किया। बीएसएनएल का नया लोगो भारत के हर कोने में सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने 7 सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें स्पैम फ्री नेटवर्क, नेशनल वाईफाई रोमिंग सेवा, IFTV, एनी टाइम सिम जैसी सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं और डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। सीएम ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विजया किशोर रहाटकर ने NCW कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने रेखा शर्मा की जगह ली है। NIA ने पंजाब में हुए आतंकी साजिश मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों रिंदा और लांडा के प्रमुख सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तरन तारन पंजाब के मोहाली स्थित NIA की विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये धमाका F6 सेक्शन में एरियल बम में हुआ, जिसकी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग के मलबे में कई कर्मचारी दब गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे